हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर और चैप्टर नंबर 6 एल्गोरिथम। चलो देखते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होते हैं वो। आई डोंट नो हाउ टू मेक लेमंडा। ठीक है, बट इफ समवन टेल्स मी द मेथड देन आई कैन मेक इट। अब क्या होता है कि मुझे ना लेमंडा बनाना नहीं आता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ना इसकी कोई मेथड बता देना तो मैं इसको इजीली बना सकता हूँ। चलो देखते हैं वो क्या है। टेक हाफ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे आधा ग्लास पानी लेना पड़ेगा। पावर 1 स्पून ऑफ शुगर इन इट। ठीक है, 1 चम्मच चीनी लेनी पड़ेगी। स्टीर द वाटर विथ स्पून टू डिजोल्व द शुगर। अब क्या करना पड़ेगा, हमें स्पून है ना उसको पानी में हिलाना पड़ेगा ताकि जो शुगर है ना वो डिजोल्व हो जाए। ठीक है, वहाँ पे वो मिक्स हो जाए। टेक अ फ्रेश लेमन। ठीक है, अब हमें एक ताज़ा लेमन लेना है। कट द लेमन इन टू हाल्फ्स। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, जो लेमन है ना उसको 2 टुकड़े करने हैं उसके। स्क्वीज 1/2 ऑफ द लेमन इनटू द ग्लास। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें ना जो लेमन है ना उसको स्नीज करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ उसका जो लिक्विड है ना वो बाहर निकालना पड़ेगा और ग्लास में डाल देना है। स्टीर द मिक्सचर अगेंस्ट। अब वापस हमें उसको मिक्स करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। स्ट्रेन द लेमन इनटू द अनदर ग्लास टू रिमूव द लेमन सीड्स। अब क्या करना पड़ेगा, और दूसरे ग्लास में हमें वापस डालना पड़ेगा ताकि जो लेमन के सीड्स है ना वो बाहर निकल जाए। तो इस तरह से हमारा जो लेमन है ना वो तैयार हो जाता है। चलो देखते हैं पॉइंट्स टू बी नोटेड। ठीक है, कौन सी पॉइंट्स हमें नोटेड करने हैं। दिस इज द स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर मेकिंग लेमन डास। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप बाय स्टेप है लेमन डास बनाने के। चलो देखते हैं नंबर 2। टू मेक अ लेमन डास दे हैव टू कैरीड आउट इन द सीक्वेंस इन विच दे आर रिटन। और हमें क्या करना पड़ेगा, लेमन डास बनाने के लिए जितनी भी जो भी सीक्वेंस हमें दी गई है ना उसी सीक्वेंस को उसी स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, वरना हमारा लेमन डास है वो बनेगा नहीं। नंबर 3, instruction are written so nicely in such a simple language that there is no confusion. Anybody can read the इंस्ट्रक्शन, फॉलो देम एंड मेक देम लेमन डास। अब क्या करना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्शन है ना वो इतनी क्लियरली इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है कि वहां पे हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। आगे उसमें बात करें तो कि ये इंस्ट्रक्शन है ना वो इतने इजी होते हैं, इतने सिंपल होते हैं कि कोई भी उसको पढ़ के समझ के लेमन डास है वो बना सकता है। तो इसी तरह से हमें एल्गोरिथम के बारे में भी पता चलेगा। चलो देखते हैं, पहला है व्हाट इज एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम है वो क्या है, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर डूइंग अ टास्क इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है, कि 1 बाय 1 जो भी स्टेप है ना उसको हम फॉलो करके जो भी टास्क कंप्लीट करते हैं ना उस टास्क की प्रोसेस को कहते हैं एल्गोरिथम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, निम्नलिखित वो सारे एल्गोरिथम के कैरेक्टर हैं। ठीक है, उसके लक्षण हैं। नंबर 1 देखते हैं, एल्गोरिथम्स आर रिटन फॉर अ कंप्लीटिंग अ गिवन टास्क। ठीक है, एल्गोरिथम होता है ना वो एक जो कंप्लीटिंग टास्क है जिसको हमें करना है उस टास्क के बारे में लिखा जाता है। नंबर 2 देखते हैं, दे आर रिटन इन अ वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ठीक है, तो वो इतनी सिंपल और इतनी अच्छी लैंग्वेज होती है कि कोई भी उसको पढ़ के समझ सकता है। नंबर 3 देखते हैं, स्टेप नंबर 3, स्टेप ऑफ एल्गोरिथम्स आर ऑल्सो रिटन इन द सीक्वेंस इन विच दे हैव टू बी एग्जीक्यूट। ठीक है, जो उसके स्टेप होते हैं ना वो 1 बाय 1 होते हैं और जिस तरह से अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो उसी तरह से वो प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाती है। आगे देखते हैं पर्क्यूएशन में। ठीक है, तो पर्क्यूएशन का मतलब क्या है कि हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो नंबर 1 है, लैंग्वेज ऑफ द एल्गोरिथम शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टेबल। ठीक है, उसकी जो भाषा होती है ना वो सिंपल होनी चाहिए और सबको समझ में आए ऐसी होनी चाहिए। नंबर 2 देखते हैं, सेंटेंस शुड नॉट बी एम्बी एम्बिजियस। ठीक है, उसमें सेंटेंस है ना वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, एम्बिजियस नहीं, एम्बिजियस जैसे नहीं होने चाहिए। नंबर 3 देखते हैं, सेंटेंस शुड नॉट बी कंफ्यूज। ठीक है, ऐसा सेंटेंस नहीं होने चाहिए जो भी पढ़ने वाला है उसको कंफ्यूज कर दे। अब हम देखते हैं मेथड फॉर राइटिंग एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम में उसको लिखने की प्रोसेस क्या होती है। फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी प्रैक्टिस फॉर राइटिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो एल्गोरिथम लिखने की निम्नलिखित पॉइंट है। इसमें नंबर 1, एल्गोरिथम्स शुड ऑलवेज फोकस एट प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। तो
एल्गोरिदम है ना वो हमेशा इसीलिए लिखी जाती है कि जो भी प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है, उसका सॉल्यूशन पे हमें फोकस करवाया जाता है। नंबर 2 देखते हैं, एल्गोरिदम शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड स्टार्ट और बिगिन, ठीक है। जो एल्गोरिदम है ना वो हमेशा शुरू कहाँ से होती है, दो वर्ड से शुरू होती है, स्टार्ट या तो बिगिन से। नंबर 3, ईच स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम मस्ट हैव अ सीरियल नंबर, ठीक है। एल्गोरिदम के हर स्टेप को एक सीरियल नंबर होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे। नंबर 4 देखते हैं, स्टेप शुड ऑलवेज बी रिटन इन द सेम ऑर्डर इन विच दे हैव टू परफॉर्म। स्टेप भी 1 बाय 1 करके लिखे जाते हैं, जिस हिसाब से हमें उसको प्रोसेस करना है, उसको हमें अनुसरण करना है, उसी तरह से होता है वो सारा स्टेप्स। नंबर 5 देखते हैं, एवरी स्टेप ऑफ एल्गोरिदम शुड बी अ सिंगल एक्शन, ठीक है। जो एल्गोरिदम होता है ना उसके हर एक स्टेप है ना एक ही एक्शन को दिखाते हैं, सिर्फ एक ही एक्शन उसमें करने को बताते हैं। नंबर 6 देखते हैं, ऑल स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम पुट टुगेदर मस्ट सॉल्व द प्रोग्राम, ठीक है। अगर हम सारे ही प्रोग्राम्स जितने भी हमने स्टेप दिए गए हैं ना उसको इकट्ठा कर ले, ठीक है, कलेक्शन कर ले, तो हमारी जो प्रॉब्लम ना उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। नंबर 7 लास्ट देखते हैं, एवरी एल्गोरिदम मस्ट एंड विद द वर्ड एंड और फिनिश, ठीक है। तो एल्गोरिदम है ना वो खत्म कब होती है, जब हम एंड या तो फिनिश वर्ड लगाते हैं ना तब खत्म हो जाती है। जिस तरह से हमने देखा था कि एक बच्चा है वो लेमन डाक इस तरह से बनाता है, ठीक है, तो वो भी एक एल्गोरिदम का ही प्रोसेस था। लर्न मोर में देखते हैं, कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम्स वी राइट, एल्गोरिदम्स नीड टू बी ट्रांसलेटेड टू अ लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर है ना वो एल्गोरिदम है ना जो भी हम लिखते हैं एल्गोरिदम में वो नहीं समझता है, लेकिन एल्गोरिदम को समझने के लिए कंप्यूटर को एक ट्रांसलेटेड लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो इतना हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि जो हम लिखते हैं ना उस तरह से कंप्यूटर नहीं लिखता है, लेकिन कंप्यूटर की समझ के लिए एक दूसरी लैंग्वेज होती है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, नाउ लेट अस अप्लाई द रूल्स एंड रीराइट द लेमनडास मेकिंग एल्गोरिदम, ठीक है। चलो हम देखते हैं कि जो एल्गोरिदम्स के रूल है ना वो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं और लेमनडा बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें स्टेप नंबर 1 है स्टार्ट, देखो स्टार्ट और बिगिन से एल्गोरिदम की शुरुआत होती है, एंड और, ठीक है, एक वर्ड और भी था, एंड और किसके साथ, हम फिनिश, ठीक है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ हम जो एल्गोरिदम है वो कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्ट बिगिन से शुरू, एंड और फिनिश से खत्म। तो नंबर 1 है स्टार्ट, नंबर 2 है टेक अ हाफ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एक एक्टिविटी को बताता है। ये सारी ही प्रोसेस हमने लेमनडा में देख ली थी, सिर्फ हमें यहाँ पे रूल अप्लाई किए हुए हैं ना वही देखना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हमने देख ही लिए, तो चलो यहाँ पे हमें सारे रूल्स पता चलता है, जैसे कि स्टार्टिंग उसका स्टार्ट से हुआ है, एंडिंग एंड से हुआ है, सब प्रोसेस को क्या है सीरियल नंबर दिए गए हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके लिखे गए स्टेप, और उसी तरह से क्या होगा हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। अब देखते हैं प्रॉब्लम, let's write an algorithm to print the amount that you would pay for purchasing 10 packets of apple juice from the shop, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना एल्गोरिदम लिखना है कि हमें ना 10 पैकेट एप्पल जूस के लेने, तो उसके लिए हमें कितना पैसा चुकाना पड़ेगा एक शॉप को, तो उसी के बारे में हमें एल्गोरिदम लिखना है। तो एल्गोरिदम शुरुआत करते हैं स्टार्ट से। नंबर 2 देखते हैं, आस्क फॉर द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ एप्पल जूस, ठीक है। अब हम शॉपकीपर है उसको पूछेंगे कि 1 एप्पल जूस का जो पैकेट आता है ना उसकी प्राइस क्या है। कैलकुलेट द पे अमाउंट, जैसे कि शॉपकीपर ने बताया 75, और कैलकुलेटेड द पेएबल अमाउंट बाय मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल पैकेट, ठीक है। तो एक पैकेट का इतना है तो 10 पैकेट का कितना होगा, तो क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट अमाउंट है उससे 10 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। नंबर 4 देखते हैं, प्रिंट द पेएबल अमाउंट, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पेएबल अमाउंट है ना उसको प्रिंट कर देंगे, जैसे कि आ गया 750, और प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती है, एंड हो जाती है। तो इस तरह से हम एल्गोरिथम की एक दूसरा एग्जांपल भी देख लिया। आगे देखते हैं क्विक एक्सरसाइज में, हाउ मेनी 20 रुपीज नोट विल गेट इफ यू गिव 2, यानी कि 2000 नोट एंड 3 5000 नोट टू द बैंकर फॉर एक्सचेंज। अब क्या करना है आपको ना, आपने 2000 के नोट दिए हैं, ठीक है, और 500 के नोट्स दिए, तो कितना हो गया अमाउंट आपका, 2 2 4, यहाँ पे 4000 और 5 3 15, तो आपका टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5500, ठीक है।
अगर और आपको यहाँ पे 20 वाले नोट लेने, ये नोट नहीं चाहिए आपको, 20 रुपीज़ वाले नोट चाहिए, तो कितना पैसा आपको मिलेगा, सिंपली लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से 0 कट कर दूँ, यहाँ से 0 कट कर दूँ, ठीक है। तो 550 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 550 डिवाइड बाई 2। तो आंसर हम क्या कर सकते हैं, 26, हाँ 26.5, यानी कि टोटल हम 265 नोट से वो नहीं लेंगे 20 की, ठीक है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे आंसर आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आएगा 265, कितना आएगा 265, ओके। वेट अ मिनट है बच्चों, 55 डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा 27.5। तो यहाँ पे आंसर होगा 275 नोट्स चाहिए, तो ठीक है, टोटल कितनी आएगी 275, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक बार हम रीचेक भी कर लेते, 275 इंटू 20, ठीक है। तो क्या होगा, इसको 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, 5 10 2 जा 10, कैरी 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, कैरी 1 2 2 जा 4 और 5, ठीक है। तो अमाउंट हमारी आ गई है, ठीक है। वो 4000 प्लस 1500 तो 5500 थी, ठीक है। तो ये अमाउंट मैच करती है, तो हमारा आंसर सही है, आंसर आएगा 275, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में, लेट्स द राइट एन एल्गोरिथम टू नो हाउ मेनी 20 रुपीज नोट विल यू गेट बैक इन एक्सचेंज ऑफ इफ यू गिव, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पर भी कर लिया है, ये प्रॉब्लम तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे आंसर दिया गया है। चलो देखते हैं वो एल्गोरिथम में, ठीक है। मैंने आपको एक बार तो समझा दिया है, स्टार्ट शुरू होता है प्रोग्राम उसका, और बिगिन से भी हो सकता है। कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट इन एक्सचेंज ऑफ 200 नोट्स बाय डिवाइडिंग 2000 बाय 20, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, 2000 की नोट्स है ना, उसको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमें 20 की नोट का अंदाज़ा हो सके। तो ठीक है, यहाँ पे 2000 डिवाइड बाई 20 मिल गया, तो आंसर आएगा 100 नोट मिलेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं, मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ 20 रुपीज़ नोट ऑब्टेन स्टेप 2 बाई 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2000 की एक ही नोट ली थी, अब हमें दूसरी नोट लेनी पड़ेगी, तो दूसरी लेने से अच्छा है मल्टीप्लाई 2 कर दें, 100 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 200, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, calculated the number of 20 notes in exchange of the 500 divided by 500 divided by 20, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 20 के नोट लेने हैं, लेकिन अब हम 500 है ना उसकी नोट के साथ एक्सचेंज करेंगे, तो क्या सिंपली क्या करना पड़ेगा, 500 डिवाइड बाई 20, तो आंसर आएगा 25। तो 500 की टोटल हमने 3 नोट्स ली थी, तो 25 इंटू 3 तो 75, तो ऊपर की ये 200 और ये 75, तो दोनों को प्लस करते क्या आएगा 275, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर भी सही होता है और यहाँ पे प्रोसेस भी एंड होती है, ओके। एल्गोरिदम कैन ऑल्सो बी रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। एल्गोरिदम है वो हम दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं एल्गोरिदम मेथड नंबर 2, ठीक है। हम मेथड नंबर 2 भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको करके बताया था, स्टार्ट कैलकुलेटेड द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज बाय द मल्टीप्लाइंग द 2000 by 2 and 500 by 3 and adding the both of the result। अब क्या करना पड़ेगा, सिंपली 2000 के 2 नोट को मल्टीप्लाई करके और 500 की 3 नोट है उसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5500, ठीक है। और उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 20 कर देना, जैसे डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 275 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से हम इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं रिमार्क्स में, ऐसे मेंशन अबाउट देयर कैन बी मोर देन वन सॉल्यूशन फॉर गिवन प्रॉब्लम, वी शुड ऑलवेज चूज द सिंपल सॉल्यूशन फॉर राइटिंग एन एल्गोरिथम, ठीक है। तो इस तरह से हमने जिस तरह से देखा है ना आप पर कि कोई भी प्रॉब्लम से उसके कई सारे सॉल्यूशन देखने को मिलता है, लेकिन हमें सबसे इजी सॉल्यूशन है ना वो फाइंड करना होता है। चलो देखते हैं, वापस एक प्रॉब्लम दी गई है, let's write an algorithm for calculating and printing the total distance traveled by an aeroplane given hour if its speed is no, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि एरोप्लेन है ना उसने
एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया है, तो हमें उसमें ढूंढना है कि कितने घंटे लगे और उसकी स्पीड क्या होगी। ओके, तो मेथड नंबर 1 देखते हैं। स्टार्ट से शुरू होता है एल्गोरिथम, गेट द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, ठीक है। अब हमें एरोप्लेन है उसकी स्पीड पता चल गई है 700। गेट द टाइम ट्रेवल बाय एरोप्लेन, ठीक है, तो एरोप्लेन ने कितना टाइम ट्रेवल किया होगा वो भी पता चल गया है। तो मल्टीप्लाई द स्पीड बाय टाइम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए 700 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 2800, ठीक है, या तो 2800। प्रिंट डिस्टेंस, डिस्टेंस है उसको प्रिंट करना है और एंड करते ही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट मेथड में भी लिख सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट गेट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की स्पीड कितनी है 900 है, ठीक है। गेट द टाइम ट्रेवल बाय एरोप्लेन, ठीक है, टाइम ट्रेवल कितना है 5 है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम है, यानी कि स्पीड दी गई है, टाइम दिया गया है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आंसर आएगा 4500। प्रिंट द डिस्टेंस, प्रिंट कर लिया और अंत में क्या होगा, प्रोसेस कंप्लीट होगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एट अ मर्चेंडाइज शॉप pants are being sold at rupees 700, shirts are 300 and jackets are for 400. Rahul bought 5 pants, 9 shirts and 2 jackets. Let's write an algorithm to calculate and print the total amount of paid by him, ठीक है। चलो देखते हैं उसमें क्या है। एल्गोरिथम में वो स्टार्ट करना है, स्टार्ट से शुरू होता है, बिगिन से शुरू होता है। नंबर 2 देखते हैं, पेंट्स अमाउंट, ठीक है, पेंट्स की अमाउंट क्या है, तो पेंट्स की अमाउंट है 700 और जो राहुल है उसने कितनी ली, तो 5 पेंट्स ली थी, तो कितना होगा 7 5 35, तो 3500 आएगा। फिर सेट अमाउंट देखते तो सेट अमाउंट कितनी थी 300 थी, राहुल ने 9 शर्ट लिए तो 3 9 2700, ठीक है। जैकेट्स अमाउंट, जैकेट कितने के थे, तो 400 के थे, राहुल ने 2 लिए हैं तो 4 2 जा 8 800 आएगा। टोटल प्रिंट अमाउंट देखते हैं तो टोटल कितना आएगा, पेंट का, शर्ट का, जैकेट का, तीनों का हम एडिटिंग करते हैं तो 7000 आता है। प्रिंट टोटल करते हैं और यहाँ पे क्या होगा, एंड प्रोसेस पे करते ही प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखते हैं, लेट्स राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द प्रिंट टोटल ऑफ द सिलेक्ट सेकंड इन गिवन होवर, ठीक है। अब वापस हमें दूसरी भी मेथड दी गई है, चलो वो भी देखते हैं। स्टार्ट से प्रोग्राम शुरू होता है, एंड से फिनिश होता है, ठीक है, ये तो हमारी पुरानी बात हो चुकी है। अब देखते हैं नंबर 2 गेट्स आवर, ठीक है। अब हमने आवर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो कितने थे 5 थे, मल्टीप्लाई बाई आवर 60 टू कैलकुलेट द टोटल मिनट। अब हमें 5 आवर्स दिए गए तो उसको हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 300 मिनट्स मिलेगी। आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई टोटल मिनट्स बाय द 60 टू कैलकुलेटेड द टोटल सेकंड। अब जैसे ही उसको हम वापस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 300 इंटू द 60, तो 3 6 जा 18, तो यहाँ पे आएगा 18,000, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड है, यानी कि 5 आवर्स में कितनी सेकंड्स आती है, तो 18,000 सेकंड्स आती है। इस तरह से हमारा आंसर है वो कंप्लीट होता है। क्विक एक्सरसाइज में देखते हैं, हाउ मेनी डेज आवर्स मिनट्स विल बी देयर इन 5 वीक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 5 दिन में, 5 वीक में, ठीक है, 5 वीक में कितने दिन आते हैं, कितने डेज आते हैं और कितने मिनट्स आते हैं, ओके, ये आपको लिखना है। तो 5 दिन की बात, 5 वीक की बात करें, ठीक है। तो एक वीक में 7 डेज आते हैं, ठीक है। ये आपको मैं सिंपली बता देता हूँ कि एक वीक में 7 डेज, ठीक है। तो 5 वीक में कितने आएंगे 35 डे, तो यहाँ पे 35 आएगा। और आपको मल्टीप्लाई बाई 24 करना पड़ेगा और जो भी आंसर आएगा ना उसको 60 से वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, वापस 60 के साथ जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं,
प्रॉब्लम्स दी गई है। राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट हाउ मेनी डेज इन आवर्स एंड मिनट्स विल बी देयर इन गिवन नंबर ऑफ वीक्स। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया गया है कि नंबर ऑफ वीक्स में कितनी मिनट्स होती है, तो मैं आपको जो क्विक एक्सरसाइज में दिया गया है ना उसी की यहाँ पे सॉल्यूशन भी है। चलो देखते हैं। एल्गोरिथम में स्टार्ट से शुरू एंड से कंप्लीट होता है। गेट अ वीक्स, ठीक है, कौन कितने वीक्स है, 5 वीक्स थे। डेज कितने होते हैं एक वीक्स में, 7 होते हैं, तो 7 5 जा 35 हो गया। ठीक है, तो प्रिंट डेज हो गया। अब देखते हैं आवर्स, डेज इंटू 24, मैंने आपको बताया था 24 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते ही आंसर क्या आएगा 840। ठीक है, प्रिंट उसको भी कर लेना है। वापस मिनट आएगी, जितने भी आवर्स है उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 800 जो 40 उसको 60 से मल्टीप्लाई करवा देगी, क्या आंसर आएगा 50,400। ठीक है, तो इतना हो गया और उसको प्रिंट करते ही एंड पे हो गया हमारा प्रोसेस कंप्लीट। ओके, चलो देखते हैं। लेट्स राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ द टू गिवन नंबर। ठीक है, अब हमें बताना है कि इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। ठीक है, जैसे कि मेथड 1 है, स्टार्ट और एंड से शुरू होता है और खत्म होता है। नंबर 2, गेट द नंबर 1। नंबर 1 कौन सा होगा 95। गेट नंबर 2 105 65। इफ द वन नंबर इज ग्रेटर देन नंबर 2 देन द प्रिंट नंबर 1। ठीक है, इफ द नंबर 2 इज ग्रेट देन नंबर 1 देन प्रिंट नंबर 2। अब क्या है कि अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, यानी कि नंबर 1 है वो बड़ा है और नंबर 2 है वो छोटा है, तो हमें आपको नंबर 1 प्रिंट करना है। ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, नंबर 2 है। ठीक है, नंबर 2 है वो नंबर 1 से बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है, तो नंबर 2 को प्रिंट करना है। यानी कि इन दोनों में से आपको बता देना है कि कौन सा नंबर है वो बड़ा है, तो उस तरह से प्रिंट होगा। ओके, जैसे कि पहली कंडीशन में 95 दोनों ही इक्वल है, लेकिन क्या होगा प्रिंट क्या होगा 95 प्रिंट होगा। 105 और 65 में बड़ा कौन है 105 है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, इस तरह से हो गया। एल्गोरिथम नंबर 2 में भी आपको यहाँ पे उल्टा करके बताने की कौन सा छोटा वाला है। ठीक है, तो यानी कि लार्जेस्ट में से आप स्मॉलेस्ट ढूंढना है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा, पहले में 95 था, दूसरे में 65 था, तीसरे में 95 था। ओके, तो इस तरह की उसकी प्रोसेस भी यहाँ पे दी गई है, तो एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना, सिंपल प्रोसेस है उसकी। अब सीधा आते हैं रिव्यू क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, ट्रू फॉल्स देखते हैं। इस एल्गोरिथम स्टार्ट विद द वर्ड गो। ठीक है, तो गो से वो स्टार्ट होता है, गलत है। ठीक है, किससे स्टार्ट होता है, स्टार्ट और बिगिन से होता है। स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम शुड नॉट बी लॉन्ग। ठीक है, तो ये सही बात है, एल्गोरिथम के स्टेप कई बहुत लंबे नहीं होते हैं। स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम शुड बी इन अ सीक्वेंस। ठीक है, वो भी सीक्वेंस में होते हैं, सही बात है। ईच एल्गोरिथम मस्ट एंड विद द दैट्स ऑल फ्रेज। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रेज का यूज करते हैं एंड में, नहीं। ठीक है, फिनिश या तो एंड का यूज करते हैं, तो ये गलत बात है। यानी कि पहला और चौथा है वो गलत है, दूसरा और तीसरा है सही है। फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एन प्रॉब्लम्स रिटन इन द सिंपल लैंग्वेज इज कॉल्ड द एल्गोरिथम। क्या आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में, पहले में आएगा एल्गोरिथम। ईच एल्गोरिथम स्टार्टेड विद द वर्ड। ठीक है, कौन से वर्ड से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट और बिगिन। ओके, ईच एल्गोरिथम एंड्स विद द वर्ड। ठीक है, कौन से वर्ड से वो खत्म होती है, बंद होती है, तो उसका वो आंसर आएगा एंड और फिनिश। एल्गोरिथम सेंटेंस शुड ऑलवेज बी सिंपल। ठीक है, सेंटेंस कैसे होनी चाहिए, सिंपल होने चाहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में देखते हैं। कैन एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ अ जियोग्राफिकली पिक्चर, तो यहाँ पे आंसर है कि कोई जियोग्राफिकली पिक्चर है वो ले सकते हैं, तो आंसर आएगा नो। आर एल्गोरिथम्स ऑलवेज रिटर्न फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो भी एल्गोरिथम है वो हमें दी गई प्रॉब्लम के बारे में हम लिख सकते हैं उसके बारे में, तो यस। नंबर 3 देखते हैं। इज इट ट्रू दैट एल्गोरिथम आर सॉल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम, तो आंसर आएगा यस, एल्गोरिथम है वो हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हेल्प करता है। इट इज नेसेसरी टू हैव अ यूनिक नंबर फॉर ईच स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम, तो ये भी सही बात है, यस इट इज नेसेसरी। ठीक है, क्योंकि जो भी एल्गोरिथम है ना उसकी प्रोसेस को करने के लिए एक अलग से नंबर होता है। ठीक है, उसकी एक सीरीज होती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में सारे क्वेश्चन आंसर देने हैं।
नंबर 1, व्हाट इज एल्गोरिदम एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टर, ठीक है। तो एल्गोरिदम क्या है और उसके कैरेक्टर्स क्या है। तो आपको यहाँ पे एल्गोरिदम की डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने बताया था, व्हाट इज एल्गोरिदम, ठीक है। यह यूनिट के स्टार्टिंग के दूसरे पेज में ही था, फर्स्ट लाइन में ही। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे आपको एनी वन लिखना है, ओके। करीबन मैं आपको पेज नंबर 83 में दिया गया है, ठीक है। पेज नंबर कहाँ पे दिया गया है, पेज नंबर 83 में है, इसी बुक में, कंप्यूटर में ही। आगे देखते हैं नंबर 2, राइट द रूल्स फॉर द राइटिंग एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के रूल्स के बारे में बताना है, तो वो भी पेज नंबर 83 में लास्ट में है, ठीक है। राइट एन एल्गोरिदम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द नंबर ऑफ आवर गिवन इन द नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब हमें आपको एक एल्गोरिदम लिखना है कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स और डेज आपको दिए गए, ठीक है, आपको दिन दिए गए और उसमें कितने आवर्स होते हैं ना, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ऐसी भी हमने एल्गोरिदम है यहाँ पे लिखी हुई है थी, ठीक है, कि कितना उसका डेज होता है, कितने दिन में कितने आवर्स होते हैं, ये भी हमने लिखा हुआ है। तो वो है पेज नंबर 88 पे है, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। केस स्टडी है, तो केस स्टडी आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करना, एकदम इजी होते हैं। फिर देखते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है ना, ये सारे सेंटेंस है ना, उसको रीअरेंज करना है। जैसे कि मैं पहले बात करूँ तो कोई भी एल्गोरिदम है वो शुरुआत कैसे होती है, स्टार्ट से। तो आपको सीधा ये पॉइंट है ना यहाँ पे लिखना है कि 10 वाला पॉइंट पहले आएगा, ओके। फिर दूसरा आप क्या करोगे, तीसरा क्या करोगे, इस तरह से। और ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है, ये खत्म कब होगी, जब हम लास्ट में स्टॉप लिख देंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ओड वन आउट इन द रिलेशन टू एल्गोरिदम, ठीक है। अब जब हम एल्गोरिदम की बात करें तो सबसे अलग कौन सा है, देखो स्टार्ट और बिगिन से तो शुरुआत होती है, ठीक है, एंड से तो खत्म होता है। गो और फिनिश है ना, ये दोनों ही अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन गो तो सिंपल ही अलग है, ठीक है। स्टॉप तो अभी हमने लास्ट में ही मैचिंग में यूज किया था, लेकिन गो सिंपल ही अलग है। तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे डी। क्या आंसर आएगा, डी। In which sequences the following activities should be arranged so that they fall in the sequence in which they take up place, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ना ये इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये सिचुएशन को, ठीक है। जिस तरह से हम 1 बाय 1 करते हैं, जैसे कि पहले मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, डी आएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, लंच करूँगा, फिर मैं इवनिंग टी पीऊँगा और लास्ट में होगा डिनर, ठीक है। तो इस तरह से सारी एक्टिविटीज हो गई है, यानी कि DBCA। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये मंथ है ना, उसको लाइन 1 बाय 1 करके लाइन टू लाइन हमें फिट करना पड़ेगा। जैसे कि फरवरी 1 है, फरवरी के बाद मार्च है, तो वो सेकंड में आएगा। मार्च, अप्रैल के बाद, अप्रैल ऊपर है, ठीक है, वो उसमें 3rd नंबर लिखना है। अप्रैल, फिर मई है, मई तो नहीं है, जून है, तो जून में 4, जुलाई, अगस्त में आएगा 5, जुलाई अगस्त, सितंबर में 6, अक्टूबर में आएगा 7, नवंबर में आएगा 8। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आएगा 3, 4, 2, 3, जबकि सामने साइड आएगा 7, 5, 6। ओके बच्चों, इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 6 एल्गोरिथम यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।